नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव, वरना तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव अभी हुआ। इस चुनाव को भाजपा कितना महत्वपूर्ण समझ रही है, इसको इस बात से समझिए कि उसने अपने पुराने महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव को संघ से वापस बुलाया। अमित शाह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो राम माधव राष्ट्रीय महामंत्री थे, और 2020 में जब अध्यक्ष पद संभाला जगत प्रकाश नड्डा ने, तो जो नई टीम बनी उसमें राम माधव का नाम नहीं था। उसके बाद वो संघ वापस चले गए। संघ से ही आए थे, संघ में वापस चले गए। राम माधव, आपको याद दिला दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार अगर किसी को अपना प्रवक्ता बनाया तो राम माधव थे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनका बड़ा दखल रहा है। महामंत्री के रूप में वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी रह चुके हैं। फिर से उनको जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया गया है चुनाव के समय पर। दो मामलों का उनको श्रेय दिया जाता है, एक में सफलता मिली, एक में सफलता नहीं मिली। सफलता मिली पीडीपी के साथ गठबंधन बनाने में, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जीवित थे। पहली बार बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन बना और पहली ही बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई। वो सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चली, ये आपको मालूम है। 2018 में सरकार गिर गई। लेकिन एक ये तो हुआ जिसमें सफलता मिली। दूसरा काम जिसमें सफलता नहीं मिली उनको, वो है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन का लगभग फैसला हो चुका था। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से बातचीत हो चुकी थी। उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी। उससे पहले ही ये खबर लीक हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकआउट कर गई। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में राम माधव का बड़ा हस्तक्षेप रहा है, दखल रहा है, या कहें उसका उनको काफ़ी हद तक श्रेय भी जाता है। अब उनको 2020 में क्यों हटा दिया गया, क्यों वो संघ में चले गए, इसका कहीं से कोई जवाब नहीं आया। और अब आए क्यों? तो आए क्यों कुछ तो मैंने बताया। अब ऐसी जो खबर मुझे जितनी मिली है उसके हिसाब से राम माधव फिर से इच्छुक थे पार्टी में लौटने के, बीजेपी में लौटने के लिए, राजनीतिक काम करने के लिए, और पार्टी भी चाहती थी। संघ से उन्होंने इसके बारे में बात की। संघ में उनको कहा गया कि अगर आपका राजनीति में आपकी रुचि है, आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, संघ रोकता नहीं है। तो आप जा सकते हैं भाजपा में, लेकिन वापसी फिर नहीं होगी। तो एक तरह से संघ ने उनको वन वे टिकट दिया है कि अब की आप जो भाजपा में जा रहे हैं, तो भाजपा से अगर आपको फिर हटाया जाता है तो आपकी संघ में वापसी नहीं होगी। तो ये जोखिम लेकर राम माधव फिर से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका कितना उपयोग करेगी, कब तक उपयोग करेगी? राम माधव जो प्रोमिनेंस में आए ज़्यादा, वो दो कारणों से। एक, उनका इंडिया फाउंडेशन जो थिंक टैंक बनाया, उसमें बहुत से बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिनमें से बहुत से लोग बड़े पदों पर 2014 में सरकार बनने के बाद गए। उनमें एक सिर्फ नाम ले रहा हूँ, और वो है अजीत कुमार डोवाल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। वो भी उस थिंक टैंक में शामिल थे। और एक समय ऐसा था जब कोई विदेशी मेहमान आता था तो विदेशी मेहमान सरकारी अपने कार्यक्रमों के अलावा उसका एक कार्यक्रम इंडिया फाउंडेशन में ज़रूर होता था। और दूसरी उनकी जो सफलता थी या योग्यता थी या उनका योगदान था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने विदेशों में उनके इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय मूल के लोगों के बीच में कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों के आयोजन में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। इस नाते भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनमें अगर विदेशी मामलों की सबसे ज़्यादा समझ थी किसी में, तो राम माधव में थी। एक समय माना जा रहा था कि वो मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं।
कम से कम विदेश राज्य मंत्री तो बन ही सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मेरा मानना है कि नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद जो महामंत्री बने हैं, इतने कमज़ोर राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के इतिहास में कभी नहीं रहे। ये वो पार्टी है जहां लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग भी राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी रह चुके हैं, नानाजी देशमुख रह चुके हैं। वहाँ से शुरू कीजिए और याद कीजिए, आडवाणी जी जब अध्यक्ष थे उस दौर में अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, इस तरह के लोग राष्ट्रीय महामंत्री थे। अब जो महामंत्री हैं उनका कद इतना छोटा है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई पहचान नहीं है। उन्हें क्यों महामंत्री बनाया गया है, उनकी क्या उपयोगिता है पार्टी की, ये पार्टी अध्यक्ष और पार्टी का नेतृत्व जाने। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किस आधार पर चयन हुआ है। लेकिन ये जो 4-4.5 साल का कार्यकाल है नड्डा जी का, उसमें राष्ट्रीय महामंत्रियों की अक्षमता पूरी तरह से एक तरह से उजागर हुई है। तो राम माधव का आना एक अच्छा संकेत है, लेकिन वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव तक रहेंगे या उसके बाद भी रहेंगे, उन्हें पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोई नहीं जानता है। तो राम माधव भी पार्टी में बहुत से लोग ऐसे जो थे जो सोचते थे कि पार्टी को किस तरह से चलना चाहिए, पार्टी का कल्चर क्या होना। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर काफ़ी कुछ बदल गया था मोदी और अमित शाह के आने से पहले। और एक घटना का सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि पहले उसका कभी जिक्र किया था कि नहीं। आंध्र प्रदेश के प्रभारी थे राम माधव और अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अमित शाह आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए और एक बूथ लेवल कार्यकर्ता के घर खाना खाने चले गए। राम माधव ने इस पर एतराज़ किया, उनसे कहा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ लेवल कार्यकर्ता के घर खाना खाने जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी के संविधान में लिखा है क्या? उन्होंने कहा ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि प्रदेश के दौरे का मतलब है आप प्रदेश की राजधानी में जाइए, होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और लौट आइए कि प्रदेश का दौरा हो गया। यही लोग हैं जो हमें जिताएंगे, यही हमारी बैकबोन है, यही रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे ही नहीं, सबको जाना चाहिए। उसके बाद से ही सिलसिला शुरू हुआ, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के घर जाना, उनसे मिलना जुलना। ये जो संस्कृति आई वो अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आई, लेकिन वो सिलसिला उनके बाद बना नहीं रह सका। उसका नतीजा आपके सामने है। ये जो बूथ कमेटियों की बात थी जो अमित शाह के समय इतनी प्रभावी हुई कि चुनाव का नतीजा पूरी तरह से बदल दिया। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव जीते उसके बूते पर, 2 लोकसभा चुनाव जीते और शानदार ढंग से जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो बूथ लेवल कमेटियां डिसफंक्शनल थी। उनका जो फीडबैक का सिस्टम था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जमीन पर इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये अगर आपके बूथ लेवल वर्कर को पता नहीं है और वो फीडबैक नहीं दे रहा है, जाहिर सी बात है कि आप जमीन से कट चुके हैं। तो आपको सही फीडबैक नहीं मिला तो उसके लिए आपने कदम नहीं उठाए, उसके लिए कदम नहीं उठाए तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ा। ये जो 240 सीटें आई हैं ये इस कमी के कारण, नहीं तो भाजपा के लिए 350 सीट पाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। सरकार का जिस तरह का काम है, बूथ लेवल कार्यकर्ता का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके अलावा भी वो वही कार्यकर्ता है जो सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक, नीचे तक पहुंचाता है। तो जब वो सिस्टम ही काम न कर रहा हो और वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है इसका पता ना हो, और जगह छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ भी ये कमेटियाँ काम नहीं कर रही थी। तो किसको दोष दिया जाए, कौन जिम्मेदार है? किसी की जवाबदेही तय हुई क्या? बड़े बड़े मुद्दों पर बात करना तो बड़ा आसान है, किस संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये बयान देना तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन सवाल यह है कि उस संगठन की चिंता करने की जिम्मेदारी किसकी थी? बूथ लेवल कमेटियां काम नहीं कर रही हैं, इसका पता कभी क्यों नहीं चला पार्टी के नेतृत्व को, खासतौर से जो लोग संगठन में थे, जिनकी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही थी। तो इन कमियों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। राम माधव को क्यों हटाया गया और क्यों लाया गया, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है। कोई स्पष्टीकरण, कोई बात, कुछ भी सामने नहीं आया है। अच्छी बात है कि जो लेटर एंट्री जो है वो सरकार में रुक गई है, वो पार्टी में नहीं रुकी है। पार्टी संगठन में इस समय जितने लोग हैं उनमें जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी अगर किसी को है तो राम माधव को है। तो इस बात की चिंता किए बिना, इस बात का सोच विचार किए बिना कि उनको क्यों हटाया गया था, कौन सी परिस्थितियां थी, क्या उनसे गलती हुई थी, क्या हुआ था, इसको भुलाकर इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। अब राम माधव को कितना फ्री हैंड मिलेगा, वो कितना काम कर पाएंगे या कितने प्रभावी हो पाएंगे, क्योंकि ऐन मौके पर उनको ज़मीन पर उतारा गया है। अगर वो 6 महीने पहले उनको ये प्रभार दिया जाता तो क्या वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होते? इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? और चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि उनके आने से कितना फ़र्क पड़ा, और ये भी पता चलेगा कि अगर उनको पहले से भेजा जाता तो उसका असर क्या होता। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक अजीब तरह की बेचैनी, बिखराव, उदासीनता, कर्तव्य बोध की कमी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब कोई कह सकता है भाई कि सीटें कम हो गई तो आप ये सब बातें कर रहे हैं, जब तक जीत रहे थे तब तक नहीं कर रहे थे। ये हमेशा होता है, ये प्राकृतिक नियम है कि जब आप जीत रहे होते हैं तो आपकी कमियां उजागर नहीं होती हैं, वो जीत के जश्न में छिप जाती हैं। आपकी कमियां तभी दिखाई देती हैं जब आप हारते हैं। ये राजनीति के बारे में भी सही है, ये खेल में भी सही है, और ये आम जीवन के बारे में भी सही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। ये जो 4-4.5 साल, अब मैं कोई जो है बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन संगठन में जिस तरह के लोग पदाधिकारी बने, कम से कम उनका असेसमेंट तो होना चाहिए कि इनको पदाधिकारी बनाकर पार्टी को क्या मिला, पार्टी के लिए इनका क्या योगदान है। या फिर कोई नया अध्यक्ष आएगा और इसी तरह के लोग फिर से महामंत्री बन जाएंगे, फिर से पदाधिकारी बन जाएंगे। इससे पहले जो पदाधिकारी थे, महामंत्री थे, उनसे और आज के पदाधिकारियों की क्षमता से तुलना कर ली जाए तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये जो स्थिति हुई पार्टी की लोकसभा चुनाव में वो क्यों हुई। लेकिन सवाल यह है कि इसके बारे में कोई सोच रहा है क्या? मुझे तो पता नहीं है, आपको पता हो तो बताइए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।